नमस्कार। क्लास 10th के लिए आज हम लोग हिस्ट्री में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ब्रिटिश की अजीब दास्तान। इससे पहले हम लोग यूरोप में जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग वहां से आगे ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि किताब में टॉपिक दिया गया है कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान, तो ये अजीब दास्तान शब्द जो है हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये अजीब क्या है। आपने देखा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय में की परिस्थितियां, जर्मनी और इटली के एकीकरण में जिन क्षेत्रों को मिलाया गया था उन सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही इटली और जर्मनी की संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन यही स्थिति ब्रिटेन में अलग है कि जब एक क्षेत्र, एक भाषा, एक संस्कृति के लोग होते हैं तो उनको मिलाना आसान होता है, लेकिन जब अलग भाषा, अलग क्षेत्र, अलग संस्कृति के लोग होते हैं तो इस परिस्थिति में उनका एकीकरण करना काफी समस्या वाली बात होती है। और कुछ यही स्थिति ब्रिटेन के साथ हुई। ब्रिटेन की सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो 18वीं शताब्दी की बात करें, जब ब्रिटेन का एकीकरण नहीं हुआ था तो एकीकरण से पूर्व जो ब्रिटिश द्वीप समूह जो यूरोप में है उसमें ना तो एक भाषा थी, ना तो एक संस्कृति थी, ना ही एक जैसा प्रभाव था, ना ही एक जैसी शासन व्यवस्था थी। कहा जाए तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में 4 नृजातीय समूहों में बटा हुआ था। यूरोप में ब्रिटेन जो था, या इंग्लैंड कहा जा सकता है, जो ग्रेट ब्रिटेन जो था 4 नृजातीय समूहों में बटा हुआ था। अब ये प्रश्न होता है कि नृजातीय समूह क्या होते हैं? यानी कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर लोगों का समूह जो दूसरे से अलग होता है, ऐसे समूहों को नृजातीय समूह कहते हैं। और तत्कालीन समय में ब्रिटेन में 4 प्रमुख द्वीप समूह थे। जब लिखा हुआ है ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश एंड आयरलैंड, और 4 अलग अलग द्वीप समूह थे। और इन चारों से अलग अलग द्वीपों का निर्माण होता था, जहां पर ब्रिटिश यानी कहा जाए अंग्रेज, इंग्लिश में एंग्लो, हिंदी में अंग्रेज कहते हैं। और ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था आपका इंग्लैंड, ये वेल्स का क्षेत्र, ये स्कॉटलैंड का क्षेत्र, और ये आयरलैंड। तो ये 4 द्वीप समूह थे और चारों द्वीप समूह में अलग अलग नृजातीय समूह थे। जैसे हमने कहा इंग्लैंड में अंग्रेज, वेल्स में वेल्स थे, स्कॉटिश जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, और आयरिश आयरलैंड के निवासी थे। और इनमें आपस में किसी भी प्रकार की भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म के आधार पर किसी प्रकार की एकता नहीं थी। तो प्रश्न ये था कि एकीकरण हो तो कैसे हो? ऐसी स्थिति में एकीकरण का दायित्व जो था वह इसके हाथों में, यानी कि इंग्लैंड के हाथों में आया। और इंग्लैंड में एकीकरण की बात करें तो पहले इंग्लैंड का राजनीतिक सुधार हुआ, और इंग्लैंड में राजनीतिक सुधार, यानी जिसको आपके बुक में एंग्लो नेशन कहा गया है, यानी कि इंग्लैंड। तो समय के साथ इन चारों द्वीप समूह में इंग्लैंड की स्थिति बेहतर होती है। और इस बेहतर स्थिति में क्या होता है कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के द्वारा इंग्लैंड में राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है, और इस मोनार्की सिस्टम के जगह पे संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत होती है। और इस संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसद का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1688 ईस्वी में के क्रांति के माध्यम से ब्रिटेन में जो है आंग्ल संसद का गठन होता है। इसके बाद की परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड शक्तिशाली हो गया, इसके बाद उसने एक एक करके अपनी शक्ति का प्रसार ब्रिटेन के अन्य द्वीप समूहों में करना शुरू किया। यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य में बदलने की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। और इसी प्रक्रिया के तहत 1707 का समय आता है। समय ध्यान रखिएगा, 1707 ईस्वी का समय। इस 1707 ईस्वी में इंग्लैंड यानी अंग्रेज
और स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता होता है 1707 में, जिसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इसका ध्यान रखिएगा, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है, यानी कि इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है। और जब एक तरीके से कहा जाए ये मिलाया नहीं जाता है, एक तरीके से इंग्लैंड का प्रभुत्व, इंग्लैंड की शक्ति स्कॉटलैंड के ऊपर में हावी हो गई, यानी एक तरीके से स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लैंड की सत्ता, संसद, शासन व्यवस्था का प्रभुत्व वहां पर हो गया। स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी भाषा, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड की भाषा गेलिक भाषा थी। स्कॉटलैंड की भाषा गेलिक भाषा थी और इस गेलिक भाषा को छोड़ना पड़ा। उनका जो अपना राष्ट्रीय पोशाक था, उनका यूनिफॉर्म था, उस यूनिफॉर्म को छोड़ना पड़ा, अपनी शासन व्यवस्था छोड़ना पड़ा, अपनी परंपरा छोड़नी पड़ी। किसको छोड़नी पड़ी? स्कॉटलैंड को छोड़नी पड़ी। यानी कि स्कॉटलैंड की सारी परंपरा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर स्कॉटलैंड में इंग्लैंड की शासन व्यवस्था, परंपरा और संस्कृति को आच्छादित कर दिया गया। अब स्वाभाविक रूप से जो स्कॉटिश जाति थी, उनकी परंपरा और संस्कृति जब उनसे छीनी गई तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के मन में विरोध की भावना उत्पन्न होती है और यही विरोध हुआ स्कॉटिश हाईलैंड। स्कॉटिश हाईलैंड स्कॉटलैंड का एक छोटा सा क्षेत्र था जहां रहने वाले लोगों ने इंग्लैंड के प्रभुत्व, इंग्लैंड के द्वारा जो स्कॉटलैंड पर जो प्रभुत्व स्थापित किया गया एकीकरण के नाम पे, इस प्रभुत्व का विरोध किया गया। लेकिन लेकिन इंग्लैंड की सत्ता ने, इंग्लैंड की सरकार ने कठोरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। अब जैसी स्थिति स्कॉटलैंड की हुई, ठीक उसी प्रकार की स्थिति आगे चल करके आयरलैंड की भी होगी। हमने आपको बताया कि आयरलैंड में रहने वाले जो निर्जातीय थे वह अपने आप को जो है वो आयरिश कहा करते थे। तो हम अब आगे चल करके यहां से आगे के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। स्कॉटलैंड पर कब्जा, आयरलैंड पर कब्जा करना है और आयरलैंड पे कब्जा करने का लिए कोई तो कोई बहाना चाहिए। तो हुआ क्या कि यहां पर धार्मिक विवाद को बढ़ावा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन, इंग्लैंड ने वहां धार्मिक विवाद को बढ़ावा दिया। अब ये धार्मिक विवाद क्या था? आयरलैंड में रहने वाले लोग मुख्य रूप से दो धार्मिक गुट में बटे हुए थे, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों जो थे वह ईसाई धर्म के दो भाग थे और ये जो हुआ तो इसी दो वर्गों के बीच में इंग्लैंड की सरकार ने मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया। इंग्लैंड के द्वारा विशेष रूप से आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया गया और इसी प्रोत्साहन के क्रम में जब प्रोत्साहन दिया गया तो वहां के रहने वाले कैथोलिक गुटों ने प्रोटेस्टेंटों का विरोध किया और इसी विरोध का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड की सरकार ने प्रोटेस्टेंट वर्ग के पक्ष में अपनी सेना भेजी। तो ब्रिटेन के प्रभाव से जो विद्रोह शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट लोगों का, उस विद्रोह की स्थिति में विद्रोह का बड़े पैमाने पर दमन किया गया। ध्यान रखना है, यही स्थिति में 1798 ईस्वी में वोल्फ टाउन और उसकी पार्टी यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में कैथोलिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा और 1801 ईस्वी में बलपूर्वक जबरदस्ती आयरलैंड को इंग्लैंड में मिला करके जो है ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण कर लिया गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया और 1801 ईस्वी में जो है आयरलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया। लेकिन इस मिलाने की स्थिति में क्या हुआ?
इस मिलाने की स्थिति में स्कॉटलैंड की संस्कृति, स्कॉटलैंड की परंपरा और इसी प्रकार आयरलैंड की संस्कृति और परंपरा को समाप्त कर दिया गया और पूरे क्षेत्र में ब्रिटेन की सभ्यता और संस्कृति को इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ये तो एकीकरण था। अब इस एकीकरण में थोड़ी कुछ यूनिक बातें देखिए, तुलना करते हुए जर्मनी में और इटली में एकीकरण हुआ। क्या उस एकीकरण के बाद जर्मनी और इटली में किसी प्रकार का विद्रोह हुआ? जवाब है नहीं। लेकिन हम यहां इंग्लैंड में देखते हैं कि एकीकरण होने के बाद भी लोगों ने इस एकीकरण का विरोध किया, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने धोखे से, गलत तरीके से उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। दूसरी अजीब बात क्या थी? ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, इसमें अलग अलग नृजातीय समूहों को मिला लिया गया। जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसमें केवल जर्मन भाषी लोग शामिल थे, जर्मन संस्कृति के लोग शामिल थे। और जब इटली का एकीकरण हुआ, उसमें केवल इटली भाषी लोग शामिल थे। यानी कि बाकी राष्ट्रों में केवल एक भाषा, एक संस्कृति के आधार पर जो क्षेत्र थे, यानी कि प्राचीन काल में वो कभी संगठित थे, उसको मिलाने का प्रयास किया गया। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था में जो भाषा और संस्कृति में एक दूसरे से अलग थे, उनको भी यहाँ पर मिलाने का प्रयास किया गया। तो ये ब्रिटेन की अजीब दास्तान थी, जो उसे यूरोप के अन्य देशों से अलग करती है। शेष टॉपिक राष्ट्र की दृश्य कल्पना हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।